अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 8 को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सही है। हम हमें पता है कि भाई एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। सही है। इसका मतलब क्या, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट। सही है कि भाई किसी चीज़ में अगर चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है उसका अमाउंट, तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो चीज़ क्या है, कंजर्व्ड है। सही है। तो यहाँ पर क्या चीज़ कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी ना ही इंक्रीज़ हो रही है, अगर इंक्रीज़ हो रही होती तो हम कहते हैं कि भाई एनर्जी क्रिएट हो रही है, और अगर डिक्रीज़ हो रही होती तो हम कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो मतलब ना ही एनर्जी क्रिएट हो रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि एनर्जी अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा हम यही कन्वर्जन्स को पढ़ लेते हैं कि भाई एक एनर्जीज़ को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहला आता है इसमें हमारे पास फॉसिल फ्यूल एनर्जी। सही है। ये फॉसिल जो है, लफ्ज़ फॉसिल लैटिन वर्ड से निकला है फॉसिलिस से। सही है, जिसका मतलब होता है ऑब्टेन बाय डिगिंग, यानी ऐसी चीज़ जो कि आपको खुदाई के नतीजे में, यानी जब ज़मीन में हम खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, तो उसके नतीजे में जो चीज़ आपको हासिल होती है वो आपका क्या कहलाती है, फॉसिल कहलाती है। सही है। तो फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहने का मतलब ये है कि भाई ये इस तरह की एनर्जी होती है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जो कि बनती है कब, जब हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डीके हो चुके होते हैं। डीके होने का मतलब ये है कि भाई जब प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है, सही है, तो डेड होने के बाद उसकी डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। डिकेइंग प्रोसेस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। सही है। डिकम्पोजिशन होने का मतलब क्या है कि भाई बैक्टीरियाज उन पर आएंगे, उसको तोड़ेंगे, बॉडी को खाएंगे, तो ये कहते हैं बॉडी का डीके होना। सही है। डीके यानी आप ऐसे समझ लो ख़त्म करना उसको। तो डिकेड प्लांट्स या डिकेड एनिमल्स, इन्हीं की जो एनर्जी होती है, देखो प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था। सही है। उसके पास एनर्जी थी। जब वो मर गया तो उसके अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी थी। सही है। अब वो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल एनर्जी कह रहे हैं। सही है। यही जो डिकेड प्लांट्स की केमिकल एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट होती है, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होती है, कोल में कन्वर्ट होती है, और नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट होती है, या हेवी ऑयल्स में कन्वर्ट होती है। सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई हमें जो ज़मीन से तेल मिलता है, क्रूड ऑयल उसको हम कहते हैं, या जो ज़मीन से हमें कोयला मिलता है जिसको हम कोल कहते हैं, या जो ज़मीन से हमें गैस मिलती है, नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आई। ये क्रूड ऑयल कहाँ से आया ज़मीन में, ये कोल ज़मीन में कहाँ से आया, ये नेचुरल गैस ज़मीन में कहाँ से आई। तो होता ये है कि भाई ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, ये जब ज़मीन में दफन हो जाते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि भाई ज़मीन में दफन होने के बाद उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई होगा। सही है। जैसे मान लो ये आपके पास ज़मीन की सरफेस है और इसके नीचे कोई पौधा या कोई प्लांट दब गया है। सही है। तो अब ज़मीन का जितना भी इसके ऊपर मास है, उस मास की वजह से इसके ऊपर वेट का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। सही है। और कोई फोर्स अप्लाई हो रहा हो किसी एरिया पर, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रेशर। तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर इस डेड प्लांट या डेड एनिमल पर क्या अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। सही है। और उसके अलावा हमारे पास अर्थ में जितना नीचे नीचे जाते जाओगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये बॉडी जो है ये हीट के एक्सपोजर में भी आएगी। सही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई बाय एक्सपोजर ऑफ हीट एंड प्रेशर इन अर्थ क्रस्ट ओवर 100 of millions ऑफ ईयर्स। सही है। हज़ारों लाखों साल पहले जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स ज़मीन में दब गए थे, तो दबने की वजह से उन पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे पास होते हैं क्रूड ऑयल, कोयला, नेचुरल गैस वगैरह। क्लियर है। अच्छा, फॉसिल फ्यूल के पास स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है। सही है। इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे फॉर्म में
किस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। सही है। फॉसिल फ्यूल को हम, अगर देखो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अगर इसको किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि भाई आपको इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड कराना पड़ेगा। और ये ऑक्सीजन की एडिशन कैसे होती है? इसको बर्न करके। सही है। इसको जलाया जाता है। जब इसको जलाया जाता है इस फॉसिल फ्यूल को, तो ये बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। सही है। जिसके थ्रू ये फॉसिल फ्यूल हीट एनर्जी में कन्वर्ट, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस लाइट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। सही है। तो जब बर्निंग किया जाता है फॉसिल फ्यूल को, जैसे कि चारकोल हो गया, ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। क्लियर है। तो ये फॉसिल फ्यूल स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है, इसको हमने कन्वर्ट किया हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी की फॉर्म में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो ये हो गई कन्वर्जन। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में से ये जो हाइड्रो का वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर। सही है। यानी वाटर की एनर्जी को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। सही है। होता क्या है कि भाई हमारे पास जो डैम बनाए जाते हैं दरिया के किनारे पर या रिवर्स के आसपास, तो वो किस लिए बनाए जाते हैं? कि भाई पानी को एक हाइट पर स्टोर किया जा सके। सही है। अब जब किसी चीज़ को एक हाइट पर ले जाया जाता है, तो हमें पता है हाइट की वजह से बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जब डैम बनाओगे किसी रिवर पर, जिसकी वजह से पानी एक सर्टेन हाइट पर चला जाएगा, तो वहाँ से तो पानी के पास क्या जमा हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाएगी। सही है। फिर वहाँ से जब पानी फ्लो करेगा, तो फॉल करने मतलब वहाँ से जब पानी फॉल करेगा, तो उस फॉल करते हुए वाटर के रास्ते में हम अपने टरबाइंस को लगाते हैं। सही है। टरबाइंस एक बड़े से पंखे की तरह होते हैं, आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ये इस तरह का होता है हमारे पास टरबाइन। सही है। तो इस तरह के बड़े पंखे की तरह टरबाइन होते हैं। तो जब ये पानी डैम से नीचे की तरफ फ़्लो करता है, सही है, पानी को डैम से नीचे की तरफ फॉल किया जाता है, तो अपने फ़्लो के दौरान ये उस जो हमारे पास क्या है टरबाइन है, टरबाइन से गुजरता हुआ जाता है। सही है। जिसकी वजह से टरबाइन क्या करता है? रोटेट करता है। फिर टरबाइन आगे चल के जनरेटर से कनेक्ट हुआ होता है, तो जनरेटर जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब ये है कि भाई वाटर की पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई फ़्लो की वजह से। सही है। और फिर वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट की? जनरेटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की। क्लियर है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टर्म है जो कि रेफ़र करता है इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेट की जाए किसकी वजह से? हाइड्रो पावर की वजह से, यानी वाटर के पावर की वजह से। किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए? बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। सही है। या तो गिरते हुए पानी की ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो फ्लो करते हुए पानी की ग्रेविटेशनल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सही है। इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में हमारे पास डैम होता है। सही है। मोस्ट कॉमन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो है उसमें से हमारे पास डैम एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि एक रिवर पर बनाया जाता है। सही है। डैम क्या होता है? एक बैरियर होता है। सही है। जो कि एक रिवर पर बनाया जाता है ताकि क्या किया जा सके? वाटर को स्टोर किया जा सके एक रेजरवायर में। सही है। रेजरवायर कहते हैं वो चीज़ जहाँ पर किसी चीज़ को स्टोर किया जाता है, उसको रेजरवायर कहते हैं। जब वाटर को रिलीज़ किया जाता है रेजरवायर से, तो वो फ़्लो करता है थ्रू टरबाइन। सही है। टरबाइन के थ्रू फ़्लो करता है, जिसकी वजह से टरबाइन क्या करता है? स्पिन करता है। स्पिन यानी घूमने लग जाता है, और उसके नतीजे में जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी। सही है। तो एनर्जी जो कि रेडिएट होती है सन से, जो कि वो एनर्जी जो कि सन से आ रही है, उसको हम क्या कहेंगे? सोलर एनर्जी कहेंगे। सही है। ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है थ्रू आउट द पाकिस्तान। कहने का मतलब है पाकिस्तान में हर जगह सूरज नज़र आता है, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा मौजूद सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है? हमारे पास सन है।
हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि इस काबिल हैं कि जो सोलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी में। सही है, हमारे पास इस तरह के डिवाइसेस हमने बनाए हैं कि भाई जो कि क्या करते हैं, इस सन की एनर्जी को, सन की सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल। सही है, फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स भी कहते हैं हम उनको। फोटोवोल्टाइक का मतलब क्या, फोटो मीन्स होता है लाइट, सही है, वोल्टाइक का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, सही है, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो वोल्टेज, सही है। तो लाइट से वोल्टेज प्रोड्यूस कराने वाले जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स भी कहते हैं, जो अमूमन हमारे घरों पर भी लगे होते हैं ये सोलर पैनल्स। ये सोलर पैनल्स करते क्या हैं कि भाई सूरज की सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है। उसके अलावा हमारे पास विच कन्वर्ट द सन रेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिफरेंट यूजेस। हमारे पास एक और चीज़ होती है सोलर हीटर जिसको हम कहते हैं। ये सोलर हीटर, ये आपके पास यहाँ पर तस्वीर है इसकी। इसका काम ये होता है कि भाई ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, सूरज की सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सही है, और उसको कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में, सही है। और वो हीट एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं वाटर टैंक्स में या इंडोर स्पेसेस में को गर्म रखने के लिए, सही। अच्छा, उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। देखो भाई हमारे पास, आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, सही है। अब न्यूक्लियस के साथ एक प्रोसेस होता है जिसमें या तो ये होगा कि भाई एक न्यूक्लियस टूट कर दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और या तो ये होगा कि दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे और एक लार्ज न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, सही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों में क्या काम हो रहा है, एक में न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा और दूसरे में दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, सही है। दोनों ही प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है, सही है, और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों में, सही है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस का टूटना यानी न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ही होता है, सही है। अच्छा, तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे कि फिजन और फ्यूजन, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, सही है। जितने भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है उनके पास स्टोर न्यूक्लियर एनर्जी होती है, सही है। जैसे मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन का प्रोसेस हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ही हो सकता है, सही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन कहीं और देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाहिद ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो वो स्टेबल करने के लिए उसका या फ्यूजन कराएंगे या फिजन करवाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के पास क्या होता है, स्टोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया। ये यूरेनियम और रेडियम ये हमारे पास एग्जांपल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। अच्छा, उसके अलावा ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये रिलीज़ होती है कहाँ से, न्यूक्लियस से। किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, सही है, रेडिएशन की फॉर्म में, और उसके अलावा हीट की फॉर्म में, और उसके अलावा लाइट की फॉर्म में, सही है। हमने अगर आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि भाई सब्सटेंस कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करता है लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, सही है। तो वो जो रेडिएशन या लाइट या हीट की फॉर्म में आती है, अब लाइट या हीट एनर्जी है, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो इसके अंदर दरअसल स्टोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट होती है लाइट या हीट एनर्जी में, सही है। उसके अलावा हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, सही है। स्टीम यानी वाटर की गैसियस फॉर्म, सही, वाटर की गैसियस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, स्टीम कहेंगे, सही है। अब ये स्टीम अगर हाई प्रेशर पर होगा
तो इस हाई प्रेशर स्टीम को जब हम टरबाइन में से पास करवाएंगे तो ये टरबाइन के पंखों को क्या करेगा, रोटेट कर देगा, और जब टरबाइन के पंखे रोटेट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सही है। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। उसके अलावा जियो थर्मल एनर्जी, देखो जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्म का मतलब होता है हीट। तो जियोथर्मल एनर्जी हमारे पास एक स्टोर्ड एनर्जी होती है अर्थ में, जैसे ही इसको एज इट्स नेचुरल हीट, हाँ आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भाई इसकी जो ये नेचुरल हीट है अर्थ की, जो इसमें स्टोर्ड हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। कहने का मकसद ये है कि भाई हमारे पास अर्थ के अंदर एक टाइप ऑफ हीट एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। हमारे पास अर्थ की गहराई में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक मोल्टेन पार्ट पाया जाता है, अर्थ के डेप्थ में एक मोल्टेन पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मैग्मा। सही है। अब अगर वाटर को आप मैग्मा के करीब पहुँचा दो, सही है, तो ये मैग्मा बहुत गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वाटर इसके करीब जाएगा तो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, मैग्मा के हाई टेम्परेचर की वजह से। सही है। कहने का मकसद ये है कि भाई ये हमारे पास लेट सपोज अर्थ है, तो अर्थ की डेप्थ में एक लेयर होती है जो कि मोल्टेन स्टेट में होती है। सही है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। अब ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है इसमें, तो इसी वजह से जब वाटर को इसके करीब लाया जाएगा तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस स्टीम से फिर हम टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये जो थर्मल एनर्जी है ये कंडक्ट की जाती है टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो मैग्मा की हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी कंटिन्यूसली अर्थ के सरफेस तक कंडक्ट होती रहती है। सही है। और वहाँ पर यानी अर्थ के उस सरफेस पर हमें ज़्यादा ये जियोथर्मल एनर्जी मिलती है जहाँ पर मैग्मा रीजन करीब हो। क्लियर है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि भाई ज़मीन में से आपको धुएं निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो ये ज़मीन में से धुआं इसी वजह से निकल रहा है क्योंकि इस रीजन पर जो हमारे पास मैग्मा है वो क्या है, करीब है। तो मैग्मा की हीट एनर्जी कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है अर्थ के सरफेस की तरफ। सही है। तो दिस एनर्जी, इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल पावर प्लांट को यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सही है। और उसके अलावा जियोथर्मल वेल, वेल कहते हैं कुएं को। सही है। तो जियोथर्मल वेल वहाँ पर बनाए जाते हैं, वहाँ पर ड्रिल किए जाते हैं जहाँ पर हमारे पास हॉट रॉक्स करीब हों। सही है। एट डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ पर हॉट और मोल्टेन मैग्मा बहुत करीब हो। सही है। कहने का मकसद ये है कि भाई जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ड बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर जहाँ पर आपको गर्म पत्थर मिले, सही है, तो गर्म पत्थर के करीब करीब आप क्या करते हो, एक डीप वेल ड्रिल करते हो। सही है। जहाँ पर हॉट मोल्टेन मैग्मा करीब होता है, फिर आप क्या करते हो, उस वेल में वाटर को पुश करते हो। सही है। तो वो वाटर जो है हमारा, चूँकि रॉक्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो वो रॉक्स की जो हीट है उस वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी स्टीम को फिर यूज़ किया जाता है हीटिंग पर्पस के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई जियोथर्मल एनर्जी दरअसल अर्थ की हीट एनर्जी है। सही है। और अर्थ की हीट एनर्जी किसकी वजह से है, उसके मोल्टेन मैग्मा की वजह से। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी हमारे पास, विंड किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं। सही है। जैसे आपके पास यहाँ पर आपको ये पंखे नज़र आ रहे होंगे, ये भी दरअसल एक किस्म के टरबाइन ही है। तो होता क्या है कि भाई जब ये पंखे हवा की वजह से घूमते हैं तो इनके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा होता है। तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसकी वजह से, इस पंखे की स्पिनिंग की वजह से। सही है। तो पंखे की स्पिनिंग किसकी वजह से हो रही है, एयर की वजह से हो रही है, विंड की वजह से हो रही है। तो मतलब विंड की एनर्जी पंखे को रोटेट करवा रही है,
सही है, और पंखे की रोटेशन जो है उसकी वजह से मोटर चल रही है और जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देती है हमें। तो एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द विंड, उसको हम क्या कहेंगे, विंड एनर्जी कहेंगे। इसको जनरेट किया जाता है विंड मिल्स के थ्रू, सही है। उसके अलावा एक विंड मिल में क्या क्या चीज़ें होती है, एक टरबाइन होता है जो कि रोटेट करेगा, किसकी वजह से, विंड की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू द मोशन ऑफ टरबाइन। और ये विंड टरबाइन की जो ये काइनेटिक एनर्जी है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, मैकेनिकल पावर में, और जनरेटर कन्वर्ट कर देता है इस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन। इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलिंग शिप्स इन ओशियन, सही है। जो हमारे पास शिप्स वगैरह हैं उनमें जो जो समंदर में शिप्स चलती हैं उनमें इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, विंड एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये विंड मिल्स में भी इस्तेमाल होते हैं, सही है। किस चीज़ के लिए, पंप, वाटर को पंप करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि भाई जो विंड मिल्स हैं, विंड मिल्स को वाटर को पंप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और विंड मिल्स किसकी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, विंड की एनर्जी इस्तेमाल करके वाटर को ज़मीन से पंप करके ऊपर तक लेके आते हैं। उसके अलावा इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन, सही है। यानी जो हमारे पास गंदम है उसको पीसने के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, विंड मिल्स का। उसके अलावा इट इज़ यूज टू टर्न विंड टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इसके लिए ये जो विंड है इसको किस में इस्तेमाल किया जाता है, विंड टर्बाइंस को टर्न कराने में, जिससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सही है, इलेक्ट्रिसिटी जो जिसको हम कहते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर है हमारे पास बायोमास एनर्जी, सही है। बायोमास एनर्जी दरअसल जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स आप ऐसे कह सकते हो कि भाई जो लिविंग मटेरियल्स जो होते हैं, जब हम उनको जलाते हैं तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सही है। तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास क्या कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं, सही है। वो मटेरियल, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि हमारे पास कहाँ से आता है, लिविंग चीज़ों से, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अब जैसे लकड़ियाँ होती है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो लकड़ी एग्जाम्पल है बायोमास का। क्लियर है। इस तरह से जानवरों को भी जब जलाया जाता है तो उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बायोमास कंसिस्ट करता है क्या, स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, जो कि कहाँ से आती है, सन, गार्बेज, वेस्ट, शुगर केन वगैरह, सही है। सॉलिड बायोमास में क्या क्या शामिल है, वुड शामिल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, गार्बेज है, सही है, जिसको बर्न किया जाता है डायरेक्टली और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास गार्बेज वगैरह, वेस्ट वगैरह या वुड वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बायोमास है। इनको जलाया जाता है और जलाने से फिर क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सही है। बायोमास कैन ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू गैस कॉल्ड बायोगैस एंड इनटू लिक्विड कॉल्ड बायोफ्यूल्स सच एज इथेनॉल एंड बायोडीजल। कहने का मतलब ये है कि भाई इसी बायोमास को गैस में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। और उसके अलावा इस बायोमास को लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम बायोफ्यूल कहते हैं, जैसे कि हमारे पास इथेनॉल हो गया, बायोडीज़ल हो गया, सही है। तो ये सारी चीज़ें इनसे प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा टाइडल एनर्जी, टाइड्स कहते हैं लहरों को, सही है। तो हमारे पास अगर आपने देखा हो, सही है, ये आपके पास बायोमास के ये 3 एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये हमारे पास गार्बेज हो गया, और उसके अलावा ये वुड हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे पास टाइडल एनर्जी। अगर आप यहाँ पर देखो, ये टरबाइन जो लगाया हुआ है ये किस में लगाया हुआ है, समंदर में लगाया हुआ है। तो समंदर में जो ये लहरें आती हैं, समंदर में जो लहरें आगे पीछे मूव करती हैं, तो उन लहरों की मूवमेंट्स की वजह से ये टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, और उससे क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब होता क्या है कि भाई ये एक फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर है। हाइड्रो पावर क्यों है, क्योंकि इसमें पानी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, सही है। फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को, जो कि कहाँ से हासिल होती है, टाइड्स से हासिल होगी, सही है, लहरों से हासिल होगी, और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू यूज़फुल फॉर्म ऑफ पावर, जो ऐसी फॉर्म ऑफ पावर में जो कि हमारे लिए इस्तेमाल के काबिल है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सही है।
एज द अर्थ यूजेस। अच्छा, ये जो टाइड्स है इसको प्रोड्यूस करने के लिए होता क्या है कि भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स, मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये वाटर जो है, ये वाटर की इतनी बड़ी क्वांटिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। सही है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स या सन के ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह लो, तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारे पास टाइड्स प्रोड्यूस होती है या लहरें प्रोड्यूस होती है। सही है। अच्छा, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स ये वास्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर को हमारे पास ओशियंस में मूव करवाती हैं या सीज़ में मूव करवाती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इसी तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। और इस तरीके से जो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है हम उसको क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ व्हाट इज़ बायोमास। तो बायोमास अभी हमने देखा कि भाई वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि प्लांट और एनिमल से हासिल किया जाता है उसको हम बायोमास कहते हैं। फिर उसके अलावा राइट डाउन द नेम ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के नाम लिखो। तो फॉसिल फ्यूल के नाम क्या है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, सही है, जैसे कि कोल हो गया, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। उसके अलावा विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड डीप इन द अर्थ। अर्थ की गहराई में कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हुई हुई है, तो उसका नाम क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। सही है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। यानी दरअसल एक आप ये कह सकते हो हीट एनर्जी स्टोर्ड हुई है, क्योंकि थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। सही है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स नाम से ही समझ आता है। रीन्यूएबल का मतलब क्या है कि भाई जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद बार बार इस्तेमाल किया जा सके, वो होता है हमारे पास रीन्यूएबल। सही है, यानी जो ख़त्म ना होता हो। तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जिसको कंज्यूम किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है बार बार, अगेन एंड अगेन। सही है। जैसे कि सोलर की एनर्जी हो गई, विंड की एनर्जी हो गई, टाइड की एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, ये सारी क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। क्लियर है। क्योंकि ये जितनी मरतबा भी आप इस्तेमाल करोगे तो ये ख़त्म नहीं होती। सोलर एनर्जी आपने कितने इस्तेमाल कर ली तो क्या सूरज ख़त्म हो गया, नहीं। विंड एनर्जी आपने कितनी इस्तेमाल कर ली तो क्या हवा ख़त्म हो गई, नहीं। तो ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ है हमारे पास जो कि रिन्यूएबल होती है। क्लियर है। इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंस वेरी अर्लियर एज पीपल हैव ट्राइड टू कंज्यूम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। सही है। बहुत अर्लियर एज से ही लोग जो है क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। सही है। जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया फॉर मिलिंग ग्रेन एंड सोलर फॉर लाइटिंग। सही है। तो ये सारी हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ है। अच्छा, उसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आ जाता है कि भाई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार इस्तेमाल कर लिया फिर उसके बाद उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास कोल हो गया, सही है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। जैसे कोयला जब आप एक बार जला दो तो उसके बाद उससे आप दोबारा एनर्जी हासिल नहीं कर सकते, और कोयला जब ज़मीन में ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी कहाँ से निकालोगे। पेट्रोलियम जब ज़मीन में ख़त्म हो जाएगा एक वक्त तक, तो फिर उसके बाद कहाँ से लेकर आओगे पेट्रोलियम। तो ये जो है ये लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं। सही है। तो ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो लिमिटेड हों तो उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तकरीबन 150 सालों से साइंटिस्ट ने इन्वेंट की है न्यू टेक्नोलॉजी जो कि एक्सट्रैक्ट कर पाती है एनर्जी को, किससे, एंशियंट फॉसिलाइज्ड रिमेन्स में से, किसके, प्लांट और एनिमल्स के। सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, जो बकायाजात हैं, जो कि हमारे पास ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, उससे एनर्जी को कन्वर्ट करने का या उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास साइंटिस्ट ने इन्वेंट की कब, 150 साल पहले। सही है। यानी उससे पहले हमारे पास ये चीज़ें, यानी कहने का मकसद ये है कि भाई आप ऐसा कह सकते हो 150 साल पहले पेट्रोल वगैरह और ये चीज़ें, नेचुरल गैस वगैरह, इन चीज़ों का तसव्वुर नहीं था। क्यों मतलब होता होगा, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है
नहीं थी कि जिससे हम इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाते। अच्छा, दीज सुपर रिच बट लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिप्लेस्ड वुड, विंड एंड वाटर एज द मेन सोर्सेज ऑफ फ्यूल। कहने का मतलब है कि भाई हमारे पास ये जो सुपर रिच लेकिन लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, सुपर रिच का मतलब कि भाई एक तो इसमें एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लिमिटेड होता है, सही, अनलिमिटेड नहीं होता। ये रिप्लेस कर देते हैं किसको, वुड को, विंड को और वाटर को, जो कि मेन सोर्स ऑफ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। दे आर बीइंग यूज्ड एट अ फास्टर रेट देन दे कैन बी रिस्टोर्ड अगेन देयरफॉर कैन नॉट बी रिन्यूड। सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जिस रफ़्तार से इसका इस्तेमाल हो रहा है उस रफ़्तार से इसका बनना नहीं हो पा रहा। कहने का मतलब ये कि भाई मैंने अभी आपको बताया कि भाई वो जो पौधे और प्लांट्स जो कि ज़मीन में धंस गए थे, जो कि फिर कन्वर्ट हुए किस में, ऑयल में या फिर कोयले में या नेचुरल गैस में, तो उसमें हमारे पास करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। सही है, लेकिन हज़ारों लाखों साल लगने के लिए हज़ारों लाखों साल जिस चीज़ को बनने में लग रहे हैं उस चीज़ को इस्तेमाल हम इतने सालों में नहीं कर रहे, उस चीज़ को इस्तेमाल हम बहुत कम टाइम में कर रहे हैं। सही है, तो बनने का टाइम ज़्यादा और इस्तेमाल का टाइम कम, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि भाई इसको रीन्यू नहीं किया जा सकता। क्लियर है। अच्छा, फिर आपसे कहा जा रहा है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कोई ऐसे 3 रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के नाम लिखने हैं तो आप इसमें सोलर एनर्जी लिख लो, विंड एनर्जी लिख लो, टाइड एनर्जी लिख लो, टाइडल एनर्जी हो गया, उसके अलावा जियो थर्मल एनर्जी हो गया। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारे पास क्या आ जाता है भाई, फॉसिल फ्यूल के एनर्जी आती है जिसमें हमारे पास कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, तो ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। उसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो आप इन्हीं में से डिफरेंस बनाकर इसका लिख सकते हो।